अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 23, प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स। मिड टर्म के बाद दोबारा से हाजिर खिदमत हूँ। अगली जो तकरीबन 4 से 5 लेसन्स हैं वो बताता चलूँ कि रिपोर्ट से रिलेटेड हैं और उसमें मुख्तलिफ़ टाइप्स की रिपोर्ट्स को हम रिव्यू करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ़ टाइप ऑफ रिपोर्ट्स में यूज़ होती हैं, सब में एक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। हर रिपोर्ट का अपना एक क्राइटेरिया और उसका एक अपना मैकेनिज़्म होता है, तो उसको देखते हुए आप वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। प्लानिंग द लॉन्ग रिपोर्ट्स। तो यहाँ बताया गया है कि आप लॉन्ग रिपोर्ट्स हैं उसको किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब आप प्लान कर रहे हो रिपोर्ट को, तो जो आपके जो हकाइक हैं, जो भी आप हकाइक जानने की कोशिश करेंगे उस रिपोर्ट में, बेसिकली रिपोर्ट्स जो होती है ना वो इसलिए होती हैं ताकि आप कोई डिसीजन ले सकें, किसी किस्म का कोई डिसीजन ले सकें, कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करके कोई डिसीजन ले, ये पर्पज़ होता है उसका। तो जब रिपोर्ट के यानी किसी चीज़ के बारे में आप फैक्ट्स मालूम करते हैं तो आप उसको एक सूटेबल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले कि आप अपनी सारी की सारी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो भी आपके हकाइक हैं और जो भी फिगर्स हैं, उनको एक सफ़े पे लिख सकें, उनको एक फॉर्म में एक 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 ख़ास तौर पे एक तरीका दिया हुआ है यहाँ पेज नंबर 118 पे। उस फॉर्म में आप उसको अरेंज कर लें तो आपकी जो रिपोर्ट है ये बहुत काबिल भरोसा और बहुत जेन्युइन कहलाएगी। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है कि आप सबसे पहले अपनी आउटलाइन बनाएं और पर्पस बनाएं। डिफाइन द आउटलाइन एंड द पर्पस, पेज नंबर 118 पे दिया हुआ है आखिरी पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद आप आउटलाइन बनाइए कि इशू क्या है जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसके बारे में नॉलेज या इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं, उसके साथ इशू क्या था, किस बुनियाद पर आप ये रिपोर्ट बना रहे हैं, क्या वजह थी भाई। बगैर वजह के तो ज़ाहिर है कोई रिपोर्ट बनाई नहीं जाती। फिर उसके बारे में एक वर्क प्लान बनाएं, फिर कंडक्ट करें रिसर्च एंड स्टडीज़ उसके बारे में। आप खुद जाके मुख्तलिफ ज़राए से आप उसके इंफॉर्मेशन गैदर करें। फिर जो आपने डाटा आपने रिसर्च की है उसके डाटा को आप इंटरप्रेट करेंगे और फिर वहाँ से आप अपनी कंक्लूजन्स, जो आपका हतमी फ़ैसला है या आपकी जो रिकमेंडेशन है, जो आपकी सिफारिशात हैं, वो पेश की जाएंगी। तो बारी बारी एक चीज़ पे चलते हैं इंशाल्लाह। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ज़ाहिर है चीज़ें फिर बहुत तवील हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस डिफ़ाइन कर लीजिए, जो जो कि आपको जिस आदमी ने आपको ये रिपोर्ट ऑथराइज की है कि आप इस पर रिपोर्ट बनाएं, उससे ये सवालात हासिल कर लीजिए कि मतलब ये रिपोर्ट क्यों बनाई जा रही है, व्हाट नीड्स टू बी डिटरमाइंड, और क्या इशू है जो इम्पोर्टेंट है इस रिपोर्ट के अंदर, ठीक है ना। कौन कौन इस रिपोर्ट्स के अंदर इस रिपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व होगा, और कहाँ एक्चुअली जिस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं रिपोर्ट के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, वो कहाँ एक्चुअली लोकेट हो सकती है, ठीक है ना। यानी ये ना हो कि आप एक चीज़ लोकेट कर रहे हैं जो थी इधर लाहौर में और आप चाह रहे हैं इस्लामाबाद को स्टडी करने के लिए, ऐसा ना हो। तो जो आपकी जगह, मुकाम, लोग और जो चीज़ें भी एंटिटीज़ जो रिलेटेड हैं उन सबको गैदर किया जाएगा। और फिर आप ये भी मालूम करने की कोशिश करेंगे कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई। जैसे अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड जो चीज़ें आई थी उसको ओरिजिनेट किया गया कि ये चाइना से आया था, ठीक है ना। तो पहले आपने बनाया कि जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है ना, ये पेज नंबर 119 पे दिया हुआ एक्सक्यूज मी। उसमें आप समरी के तौर पे गोल्स वगैरह लिख सकते हैं कि भाई ये आप रिपोर्ट क्यों बना रहे हैं और क्या पर्पज़ है उसका, ठीक है ना। अच्छा, आपका जो पर्पज़ होगा वो स्पेसिफिक और प्रिसाइज होगा, बड़ा मुख्तसर और स्पेसिफिक होगा, जनरलाइज या ब्रॉड या ऑब्सक्योर नहीं होगा। क्योंकि अगर आप एक चीज़ के बारे में ख़ास तौर पे एक चीज़ को टारगेट कर रहे हैं तो उस पर रिपोर्ट तो हो सकती है, लेकिन एक जनरल चीज़ पे कोई रिपोर्ट नहीं हो सकती। मैं आपको रिपोर्ट किसी एक बात चीज़ के बारे में दे सकता हूँ, ज़ाहिर है आपको हर चीज़ के बारे में तो मैं रिपोर्ट नहीं दे सकता। एक रिपोर्ट में सब चीज़ें एक्सप्लेन कर लूँ ये तो मुमकिन ही नहीं है।
तो ब्रॉड भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ब्रॉड हुई तो आपके जो रिपोर्ट है उसको लिखने का मकसद जो है वो फौत हो जाएगा, ठीक है ना। कंसाइज हो, बिल्कुल आपकी जो पर्पज़ हो वो कंसाइज, बड़ा मुख्तसर से और मगर जामे अंदाज में आपने एक या दो जुमलों में लिख दिया कि भाई क्या वजह है इस पर्पज़ को, इस रिपोर्ट को बनाने की क्या पर्पज़ है आपका। क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर अंदाज में, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए और कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए पर्पज़ आपका। आपको जब भी बिजनेस कम्युनिकेशन में, फिर रिपीट करूंगा, इससे पहले भी कई बार, जब भी किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन तो उसमें पर्पस आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें आपको मालूम होता है कि आप बात क्या कर रहे हैं और नतीजा क्या खस करना चाह रहे हैं। जब आपको बात का पता ही नहीं है तो जाहिर है आप आगे कैसे बढ़ सकेंगे। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए आपका, कि भाई आप जब ये रिपोर्ट लिख रहे हैं उसका गोल क्या है, मतलब उससे हासिल क्या करना चाह रहे हैं। भाई आप अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे ना, आप उस रिपोर्ट को हासिल करके उस पर उसका वर्क प्लान बना के उस पर एनालिसिस करके एक रिकमेंडेशन देना चाह रहे हैं, तो ये आपका गोल होता है आमतौर पे, ठीक है ना। उसके बाद मतलब पूरा आप बताएंगे कि भाई ये पर्पज़ है, ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है पेज नंबर 119 पे, पर्पज़ का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ये पढ़ लीजिएगा। उसमें फिर देखें, जब आप रिपोर्ट बनाते हैं तो आउटलाइनिंग पहले करते हैं कि भाई ऑर्गेनाइज करते हैं और आउटलाइनिंग करते हैं। अच्छा, इसमें ना दो टाइप की रिपोर्ट्स आ जाती हैं आपकी, एक इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स हैं और एक एनालिटिकल रिपोर्ट्स हैं। तो बारी बारी एक पे चलते हैं, पहले चलते हैं इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट पे। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो, उसमें कोई आपका इन्वेस्टिगेशन या किसी किस्म की कोई एनालिसिस नहीं होता, वो एक इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट होती है। यानी किसी किस्म की कोई इंसिडेंट पेश आ गया, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट कहलाएगी। तो उसमें आप रिकमेंडेशन नहीं देते, ठीक है ना, किसी किस्म की कोई रिकमेंडेशन नहीं देते, सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं। इसमें सिर्फ डाटा होगा, आपका फैक्ट्स होगा, फीडबैक होगा, लेकिन किसी किस्म की कोई एनालिसिस नहीं होगी इस रिपोर्ट के अंदर, ठीक है ना। तो अब उसमें जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जो ऑर्डर आप अपनाएंगे, ठीक है ना। अब अगर जैसे आपके कंपनी के एक रिपोर्ट है, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड रिपोर्ट है, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसमें आप ऑर्डर इस तरह से अपनाएंगे कि आपने 5 प्रोडक्ट ले लिए, ठीक है ना, आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे कि भाई इस प्रोडक्ट की इतनी सेल हुई, इस प्रोडक्ट की इतनी सेल हुई, इस प्रोडक्ट की, तो आप उसको एक ऑर्डर में इंपॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, मतलब अगर आपका एक प्रोडक्ट लाइन है कंपनी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो पहले आएगा, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट, फिर लेस इंपॉर्टेंट, अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो ये ऑर्डर बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं, तो मैं रिव्यू कर रहा हूँ इसको, सीक्वेंशियली भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर और स्टडी कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में, तो आप स्टेप बाय स्टेप, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से भी जा सकते हैं, क्रोनोलॉजिकली भी जा सकते हैं, यानी आप तारीख़ी एतबार से भी जा सकते हैं, मतलब इस तारीख को ये हुआ, फिर इस तारीख को ये हुआ, ये इस तारीख को ये हुआ, मतलब डेट के हिसाब से आप जा सकते हैं कि भाई जो इवेंट पहले हुई उसको पहले, जो उसके बाद हुई वो बाद में। ये डिपेंड करता है, देखें सारी चीज़ें जो है ना, कि आप किस तरीके से, किस टाइप की रिपोर्ट आप इंफॉर्मेशनल आप डेवलप कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इनमें से एक कैटेगरी को जो है वो चूज़ कर लिया जाएगा। स्पेशली, ये वो स्पेशली नहीं है जो ख़ास तौर पे जिसको कहते हैं, ये स्पेशली कहलाता है कि अगर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में आप रिपोर्ट दे रहे हैं, तो फिर आप उसको स्टडी करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम एंड फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड। यानी अगर किसी खास चीज़ के बारे में, कोई ख़ास ऑब्जेक्ट है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दे रहे हैं तो उसको स्पेशली अंदाज में उसको डिफाइन किया जाएगा। इसके अलावा आप जियोग्राफिकली भी इंपॉर्टेंट दे सकते हैं, भाई दे सकते हैं कि लोकेशन वाइज फैक्टर ऑफ योर स्टडी जियोग्राफिकली, यानी उस हुदूद अरबा और इलाके के हिसाब से जो आपकी कैटेगराइज कर सकते हैं जियोग्राफिकली। इसके बाद कैटेगरिकली भी आप उस पर कर सकते हैं, यानी आप कैटेगरी बना के भी कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप ले सकते हैं सब्जेक्ट के। मतलब एक कैटेगरी ले सकते हैं कि भाई आपका सेल्स ये थी पिछले साल और इतना प्रॉफिट हुआ था और इतनी इन्वेस्टमेंट आपने की थी,
मगर इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस सारे जो कैटेगरीज हैं, जो भी कैटेगरीज आप बनाएंगे, ये डिपेंड करता है रिपोर्ट पे अगेन कि आपकी रिपोर्ट किस टाइप की है। तो उसमें वन एट अ टाइम आप बताएंगे। ये नहीं होगा कि आप सब चीज़ों को एक ही पैराग्राफ में डाल देंगे। आप सेल्स के पहले बारे में बात कर लें, प्रॉफिट्स के बारे में बात कर लें, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, तो उसको आप सब हेडिंग्स बना के अंदर उसको अरेंज कर सकते हैं। फिर एनालिटिकल रिपोर्ट्स आ जाती हैं। एनालिटिकल रिपोर्ट जो होती हैं वो इंफॉर्मेशनल भी होती हैं और उसमें एनालिसिस भी होता है, उसमें पूरी छानबीन और पूरी इन्वेस्टिगेशन शामिल होती है, ठीक है ना। और उसमें रिकमेंडेशन भी दी जाती है कि आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, तो उसके अंदर सिर्फ ये बात बताई गई थी कि सिर्फ इंफॉर्मेशन है, कोई एनालिसिस नहीं। लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन तो है ही है, लेकिन एनालिसिस भी है। तो हर एनालिटिकल रिपोर्ट वो इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट भी होती है, लेकिन हर इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट वो एनालिटिकल रिपोर्ट नहीं होती। इस बात को आप ज़रा ध्यान नशीन कर लीजिए। तो आप अगर उसमें एनालिटिकल रिपोर्ट है, तो जैसे यहाँ पेज नंबर 120 में लिखा हुआ है कि एक कंपनी एक रिपोर्ट बना रही है कि भाई आपको ट्रबल आ रही है सेक्रेटरीज हायर करने में अपनी कंपनी के लिए, ठीक है ना। तो फिर अगर आप उस पर रिपोर्ट बना रहे हैं तो आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें आप ये चेक करेंगे कि भाई सैलरीज तो कहीं लो नहीं है, भाई लोग इसलिए तो नहीं छोड़ के चले जाते कि तनख्वाह बहुत आप उसको कम दे रहे हैं, ठीक है ना। आप ये भी चेक करेंगे कि क्या आप जो पे स्केल पे सेक्रेटरीज को रख रहे हैं वो क्या मतलब आउट ऑफ द सेंस है, यानी वो इतनी मार्केट वैल्यू नहीं है। क्योंकि जाहिर है एक सेक्रेटरी की तनख्वाह अगर होगी तो मोर और लेस सब जगह पे एक ही जगह पे होगी, एक ही जैसी होगी, अलग अलग तो जाहिर है नहीं हो सकती, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा आप और बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। इन्फ्लुएंसेस जो हो रहे हैं हायर करने में, आपको ट्रबल आ रही है सेक्रेटरीज को, तो उसके इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि भाई आपकी जो ऑफिस लोकेशन है वो पुअर है, यानी बहुत दूर है, तो लोग इसलिए आपके पास नहीं आ रहे या छोड़ के जा रहे हैं जॉब को कि आपकी लोकेशन शहर से बहुत दूर है और वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो जाहिर है वहाँ पे लोग कैसे आएंगे, इतनी दूर चल के क्यों आएंगे आपके पास। एक्सक्यूज मी। फिर आगे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि भाई वहाँ पे हो सकता है इसलिए ना आते हो क्योंकि वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और हो सकता है कि भाई मार्केट में जो प्रोफेशनल सेक्रेटरीज हैं वो अवेलेबल ही नहीं है, यानी सप्लाई और डिमांड का प्रॉब्लम है। मतलब इतनी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, हो सकता है इस वजह से आपको ना मिल रहे हो। तो ये सारे फैक्टर नहीं है कि एग्जाम्पल बेसिकली इन्होंने दी हुई है पेज नंबर 120 पे पहले पैराग्राफ के अंदर, तो उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट को डिविजन कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान यहाँ रहे कि अगर आप एक ही डिवीजन दे देंगे तो फिर वो डिवीजन नहीं कहलाएगी, क्योंकि जाहिर है आपने एक ही चीज़ में उसको सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया, तो वो डिवीजन नहीं कहलाएगी। डिवीजन के लिए आपको एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा यानी 2 या 3 या 4 डिविजन आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो अब उसमें आप मतलब इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि भाई जैसे सिग्निफिकेंट जो चीज़ें हैं उसको आपने पहले ले लिया है, ठीक है ना। आपने उसके बाद जैसे रिस्ट्रिक्ट कर लें अपने आप को कि भाई ये चीज़ें हैं जो मैंने रखनी है इस डिविजन्स में। मतलब आप जब अपने डिविजन्स बनाएंगे रिपोर्ट के तो वो हिस्सों में तकसीम होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो जो डिवीजन आप बनाएंगे तो उसमें यह ना हो कि ओवरलैपिंग हो जाए, ठीक है ना। जैसे जैसे यहाँ इन्होंने बताया है कि आप जैसे एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं किसी पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है ना। आप डिवीजन आपने बनाई तो उसमें आपने दे दिया कि जी मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं और टीनेजर्स इतने हैं। तो भाई मेल और फीमेल की जहाँ तक बात है वहाँ तक तो बात ठीक रहती है, लेकिन टीनेजर में तो फिर मेल भी आ जाएंगे और फीमेल भी आ जाएंगे। तो इस तरीके की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। हर जो आपकी डिवीजन है वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट और अलग तौर पे डिफाइन की हुई हो आपने, और उसके बारे में आप डिफाइन कर सकें जो कुछ भी उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। उसके बाद आप अपनी प्राइमरीली आउटलाइन बना लीजिए, ठीक है ना।
जो भी आपकी, जो अभी आपने डिवीजन की है, जब आप एक बार डिवीजन बना लेंगे तो आउटलाइन आपकी ऑटोमेटिकली उससे जनरेट कर ली जाएगी। अच्छा, प्राइमरी आउटलाइन, आउटलाइन के लिए दो जो सिस्टम है दुनिया में बड़े मशहूर हैं, एक है अल्फा न्यूमेरिकल सेक्शन सिस्टम और दूसरा है डेसिमल सिस्टम। ठीक है ना। अल्फा न्यूमेरिक में आप रोमन्स कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिकल एंड और अदर कन्वेंशनल सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये पेज नंबर 120 पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एक फिगर के तौर पे, काइंडली उसे चेक कर लीजिए। तो आपने लिखा रोमन वन, फिर आपने हेडलाइन दी, फिर उसके अंदर ए बी, फिर बी के अंदर फर्दर कैटेगरी है, तो आपने उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में दे दिया। ठीक है ना। तो ये इनमें से कोई अल्फा न्यूमेरिकल या डेसिमल, आप एक आउटलाइन प्रिलिमिनरी आउटलाइन यूज कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों को यूज नहीं कर सकते। कोई आपके डॉक्यूमेंट में जब आप बनाएंगे तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये ना हो कि एक तरीका ये यूज किया हुआ, दूसरा तरीका ये यूज किया हुआ, तो ये गलत हो जाएगा, ये रीडेबल भी नहीं रहेगी आपकी रिपोर्ट। ठीक है ना। फिर आप डेसिमल सिस्टम यूज करें। दूसरा हम आते हैं जो दूसरा तरीका है डेसिमल में। अच्छा, इसमें आप जैसे कि नाम से जाहिर है, ये पेज नंबर 120 पे आखिरी पैराग्राफ पे दिया हुआ है इन्होंने, कि आप इसको इस तरीके से दे सकते हैं कि पहले 1, ठीक है ना, फिर 1.1, 1.2, फिर 1.21, 1.22, 1.23, फिर 1.3, फिर 1.31, फिर 1.32, 1.33, इस तरीके से आप उसे अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात ये कि जब आप ये जो आउटलाइन आप बनाएंगे तो उसमें आप इंफॉर्मेटिव हेडलाइंस देंगे। मतलब ये नहीं होंगे कि आपने उसको डिस्क्रिप्टिव ऑनलाइन कर दिया, आउटलाइन दे दी। क्योंकि देखिए, इंफॉर्मेटिव ऑनलाइन से ये फ़ायदा ये होता है कि जब आप कभी रिपोर्ट पढ़ते हैं तो वहाँ अगर कोई चीज़ आपको नज़र आ जाती है कि भाई ये चीज़ है इस तरीके से, तो आप सीधा उस आउटलाइन पे जाके उस चीज़ को पढ़ के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। तो डिस्क्रिप्टिव चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है, और इंफॉर्मेटिव हेडलाइंस दीजिए। ठीक है ना। ये पेज नंबर 120, 121 पे सैंपल दिया हुआ है, काइंडली रिव्यू कर लीजिएगा। फिर आप अब आ गए जो आपका वर्क प्लान है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसमें आप डिस्कस करेंगे, आप प्रिपेयर करेंगे कि सीक्वेंस ऑफ टास्क रिक्वायर्ड टू अकॉम्प्लिश टू कंप्लीट दिस रिपोर्ट। तो जो आपका मेरा गला थोड़ा ख़राब है, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। तो उसमें आपने पूरा टास्क लिख दिया कि भाई पहले आप ये इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, फिर ये इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। ठीक है ना। उसमें आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, एंड रिजल्ट भी दे सकते हैं। ठीक है ना, कि हमारे पास हमने ये प्लान किया था, ये हमने अमल किया, इसका नतीजा ये निकला। ठीक है ना। इस तरीके से आप इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने वर्क प्लान में, आप इसको राइट कर सकते हैं। जो आपका वर्क प्लान है, ठीक है ना, that are interpreted from the investigation, review of the project assignment, schedule and resource management। तो ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं वर्क प्लान के, जिसको आपने इंक्लूड करना है अपने वर्क प्लान के बगैर एक रिपोर्ट बिल्कुल बेकार होगी। क्योंकि जाहिर है, अगर आपने वर्क प्लान नहीं दिया तो इसका मतलब ये कि आपने सिर्फ बातें की हैं और आपने कोई चीज़ करके, एक्चुअली फिजिकली करके आपने अप्लाई करके नहीं देखी कि क्या ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है, या वर्क करके हम देखें कि भाई ये जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या वर्क प्लान हमने जो बनाया है, इस पे कोई चीज़ फिजिबल भी है या नहीं है। मतलब वर्क प्लान के बगैर एक रिपोर्ट क्या रिपोर्ट होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है ना। फिर उसके बाद जब आपके पास वर्क प्लान आ गया तो ऑटोमेटिकली आप उस पर रिसर्च करेंगे, कंडक्ट रिसर्च करेंगे, जो आपके स्टेप्स में शामिल है। ठीक है ना। अब उसमें आप रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी प्राइमरी रिसोर्सेज हैं, जो कि उस प्रोडक्ट, उस सिचुएशन, उस चीज़, इंसिडेंट, उससे रिलेटेड जो आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसका डेटा आप ले सकते हैं, जो आपकी प्राइमरी रिसोर्स कहलाएगी। सेकेंडरी रिसोर्स ये कहलाएगी कि भाई अगर आप रिसोर्सेज अगर आप इस तरीके से ले रहे हैं कि जैसे आपने किसी किताब से कोई पैराग्राफ ले लिया, किसी अदर रिपोर्ट से कोई चीज़ जो है आपने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, तो उसका रेफरेंस के साथ आप अपने कंडक्ट रिसर्च में, जो आपकी जो रिसर्च होगी, उसमें आप हवाला देंगे कि भाई ये जो कंडक्ट है, ये रिसर्च किसी और ने की थी और उनका ये रिजल्ट आया था, तो ये मैं यहाँ दे रहा हूँ, और ये पेज नंबर, बुक नंबर, ऑथर नेम, ये सब रेफरेंसेस आप दे सकते हैं।
ठीक है ना। रिसर्च में एक और चीज़ आ जाती है, सर्वेज, ठीक है ना। अब सर्वेज के अंदर ये होता है कि भाई आप एक क्वेश्चनियर बना देते हैं, ठीक है ना, उससे डाटा आप कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। वो एक ख़ास तौर पे मतलब ज़बानी सर्वे भी होता है जैसे कि हमारे टीवी चैनल्स करते हैं, और एक फॉर्म की सूरत में होता है जैसे गूगल फॉर्म्स पे होता है कि भाई फॉर्म्स बना देते हैं और लोगों से सवाल पूछते हैं। तो इससे आपको डाटा मिल जाता है और उससे आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल जाती हैं, ठीक है ना। उसमें आपके पास सारा डाटा आ जाता है कि क्या मार्केट का ट्रेंड है, क्या डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, क्या लोगों ने किया। अच्छा, जब आप सर्वे का फॉर्म बनाते हैं तो एक बात का ख्याल ये रखिएगा कि आप जो क्वेश्चंस करें वो बड़े ही सिंपल हों, यानी वो डिस्क्रिप्टिव ना हो, क्योंकि उससे होगा ये कि डिस्क्रिप्टिव करने से आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा और उसमें से छानना पड़ेगा कि लोग क्या कह रहे हैं। जबकि अगर आप एक डिस्क्रीट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि भाई अगर आपने ये फला 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 ऑप्शंस हैं तो इसमें से कोई एक चूज़ कर लिया, तो बाद में उस डेटा को लेके आप इजीली एनालाइज भी कर सकते हैं और विजुअलाइज भी कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आप रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। तो सर्वेस को इस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि एनालाइज करें इंटरप्रेटेड डाटा, यानी जो भी आपने रिसर्च की है, प्राइमरी सेकेंडरी और सर्विस से रिलेटेड जो रिसर्च की है, उसको आप इंटरप्रेट करके कंक्लूजन ड्रॉ करें कि भाई देखें हमारे पास ये डाटा आ रहा है और ये डाटा हमें इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि ये चीज़ हो रही है, ठीक है ना। तो आप अपनी वहाँ रिकमेंडेशन, अपनी सिफारिशात भी दे सकते हैं, ठीक है। बस इसमें यही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, ये बात जहन में रखिएगा कि जब आप सिफारिशात दे रहे हैं तो इट शुड बी एक्सेप्टेबल बाय द यूजर्स, यानी ये ना हो कि आप ऐसी सिफारिशात दें जो इनप्रैक्टिकल हो और जो करने में जिन लोगों को बहुत टाइम लगे और उसके बाद फिर उन्हें पता लगे कि भाई ये जो सिफारिशात आपने दी हैं वो सही भी हैं या नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे रिकमेंडेशंस देने से पहले। जो भी आपका डाटा है जो आपने कलेक्ट किया है उसको आप विजुलाइज फॉर्म में भी डिस्प्ले करा सकते हैं, ग्राफ्स के सूरत में, टेबुलर फॉर्म की सूरत में, टेबल्स की सूरत में आप उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना डाटा जो है वो कंक्लूजन्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो बात क्या आपकी समझ में आई जो हमने इस पूरे लेसन में पढ़ा? वो ये लिखा कि आप पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर लें, फिर आप अपना जो है पर्पस डिफाइन कर लें, ठीक है ना, क्यों आप ये कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर ये देख लेंगे किस टाइप की आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, फिर डिविजन्स बना लें, फिर प्राइमरी आउटलाइंस बना लें, उसके बाद आप वर्क प्लान बना लें, फिर रिसर्च करें, उसमें डॉक्यूमेंट्स, डेटा जो भी है, ऑब्जर्वेशन है, सर्वेज वो कलेक्ट करें। उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन, अपनी सिफारिशात और अपनी जो कंक्लूजन जो आप उससे नतीजा अखज़ कर रहे हैं वो ऐड कर दीजिए। ये छोटा सा मुख्तसर सा लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेसन नंबर 24 तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।